नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि दर्दनाक मोड़ पर बात करने वाले हैं, आज़ादी लेकिन विभाजन के साथ। अगस्त 1947 में जो हुआ, उसके पीछे की घटनाओं, योजनाओं और मजबूरियों को हम गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी जटिल दौर का एक विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण करती है, और हमारा मकसद है कि इस विश्लेषण में दिए गए हर पहलू, हर घोषणा, हर योजना और उसके पीछे के हर कारण को बारीकी से टटोलें, समझें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा की। ये क्या थी और इसका क्या महत्व था? देखिए, ये घोषणा एक तरह से निर्णायक मोड़ थी। इसमें कुछ बहुत बड़ी बातें कही गईं। पहली, कि अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारत में सत्ता सौंप देगी, चाहे भारतीय नेता तब तक किसी संविधान पर सहमत हों या ना हों। ये एक डेडलाइन थी। अच्छा, मतलब एक तय तारीख दे दी गई। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी अहम बात यह थी कि अगर संविधान सभा, जो उस वक्त संविधान बना रही थी, पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं बन पाती, जिसका मतलब था कि अगर मुस्लिम बहुल प्रांत यानी मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ब्रिटिश सत्ता या तो किसी एक केंद्रीय सरकार को सौंपी जाएगी या फिर कुछ क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग हिस्सों में, वहां की मौजूदा प्रांतीय सरकारों को सत्ता दे दी जाएगी। ओह, तो इसमें तो विभाजन के साफ संकेत थे। बिल्कुल साफ संकेत थे। न सिर्फ विभाजन, बल्कि देश के कई टुकड़ों में बंट जाने, जिसे बाल्कनाइजेशन कहते हैं, उसकी संभावना भी इसमें छुपी हुई थी। एक तरह से ये क्रिप्स मिशन की पेशकश की तरफ वापसी थी। और रियासतों के बारे में क्या कहा गया? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। घोषणा में कहा गया कि रियासतों के ऊपर ब्रिटिश क्राउन की जो शक्तियां और जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें पैरामाउंट सी कहते हैं, वो सत्ता हस्तांतरण के साथ ही खत्म हो जाएंगी। और ये शक्तियां ब्रिटिश भारत में बनने वाली किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। मतलब रियासतें एक तरह से आजाद हो जाती। तकनीकी रूप से हाँ, उस घोषणा के अनुसार तो यही मतलब निकलता था। और एक और बड़ी बात हुई, लॉर्ड वेविल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा गया। लेकिन ये डेडलाइन क्यों तय की गई? अंग्रेज अचानक इतनी जल्दी में क्यों थे? 30 जून 1948 की तारीख का क्या तर्क था? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उम्मीद ये थी कि एक निश्चित तारीख सामने रखकर शायद भारतीय पार्टियों, खासकर कांग्रेस और लीग, पर दबाव बनेगा कि वे मुख्य मुद्दों पर, यानी संविधान के स्वरूप पर, कोई समझौता कर लें। अच्छा, एक तरह का प्रेशर टैक्टिक। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा, ब्रिटेन में सरकार को लग रहा था कि भारत में संवैधानिक संकट बढ़ता जा रहा है, अंतरिम सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो इस डेडलाइन से शायद उस संकट को टाला जा सके। तीसरा, वो भारतीयों को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि अंग्रेज वाकई भारत छोड़ने को लेकर गंभीर हैं, उनकी नीयत साफ है। और शायद जमीनी हकीकत भी यही थी। बिल्कुल, लॉर्ड वेविल का आकलन भी यही था, और शायद यही सच था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार था, जो इकबाल था, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। उसे वापस पाना अब मुमकिन नहीं था, तो बेहतर है कि एक तय तरीके से सत्ता सौंपी जाए। तो इस घोषणा पे कांग्रेस का क्या रुख रहा? क्या उन्हें ये विभाजन वाला इशारा मंजूर था? देखिए, कांग्रेस के लिए ये मिलीजुली स्थिति थी। घोषणा का वो हिस्सा जिसमें कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो सत्ता एक से ज्यादा केंद्रों को, यानी प्रांतीय सरकारों को भी सौंपी जा सकती है, वो कांग्रेस को पूरी तरह नामंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका एक मतलब ये भी निकलता था कि जो मौजूदा संविधान सभा थी, वो कम से कम उन इलाकों के लिए तो संविधान बना ही सकती थी जिनका वो प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब अगर लीग शामिल नहीं होती, तब भी बाकी भारत के लिए संविधान बन सकता था। ये उन्हें मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का एक रास्ता लगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, लेकिन समझौते की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं, वो जल्दी टूट गईं। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को लगा कि उनकी मांगें मानी जा रही हैं, पाकिस्तान बनने की संभावना बढ़ गई है, तो वो और उत्साहित हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पंजाब में, जहां उस वक्त कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और अकालियों की मिलीजुली सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। यानी एटली की घोषणा ने समझौते की बजाय टकराव को और हवा दे दी। एक तरह से हाँ, कम से कम तात्कालिक असर तो यही हुआ। और इसी बिगड़ते माहौल में विभाजन का विचार, जो पहले शायद कुछ लोगों के लिए अकल्पनीय था, वो धीरे धीरे ज्यादा स्वीकार्य होने लगा। ये कैसे हुआ? मतलब कौन लोग थे जो अब विभाजन की बात करने लगे थे? देखिए, 1947 की शुरुआत में जो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, खासकर बंगाल और पंजाब में, और जिस तरह से केंद्र में कांग्रेस और लीग की मिलीजुली अंतरिम सरकार बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी, रोज झगड़े हो रहे थे, उसने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद साथ रहना अब मुमकिन नहीं है।
तो विभाजन की मांग अब कहाँ से उठ रही थी? क्या सिर्फ लीग ही मांग कर रही थी? नहीं, अब स्थिति बदल रही थी। अब सबसे ज्यादा मजबूत मांग बंगाल और पंजाब के हिंदू और सिख सांप्रदायिक समूहों से आने लगी थी। उन्हें डर था कैबिनेट मिशन प्लान के अनिवार्य समूहीकरण, कंपल्सरी ग्रुपिंग के प्रावधान से। वो क्या था? कैबिनेट मिशन ने प्रांतों को 3 ग्रुप में बांटा था और कुछ ग्रुप मुस्लिम बहुल थे। इन समूहों को मिलकर अपना संविधान बनाने का अधिकार था। तो बंगाल और पंजाब के गैर मुस्लिमों को डर था कि उन्हें जबरदस्ती इन मुस्लिम बहुल ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा और वो अंततः पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, तो वो अपने लिए अलग रास्ता ढूंढ रहे थे। हाँ, जैसे बंगाल में हिंदू महासभा इस बात का आकलन कर रही थी कि क्या पश्चिम बंगाल को एक अलग हिंदू बहुल प्रांत बनाना संभव है। पंजाब में भी सिख नेता और हिंदू समूह इसी तरह की मांग करने लगे थे कि अगर देश का बंटवारा होता है तो पंजाब का भी बंटवारा होना चाहिए। और कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या सोचना था इस वक्त? नेहरू, पटेल, कृपलानी। देखिए, नेता भी जमीनी हकीकत और बढ़ती हिंसा से प्रभावित हो रहे थे। 10 मार्च 1947 को नेहरू ने कहा कि वैसे तो कैबिनेट मिशन योजना ही सबसे अच्छा समाधान था अगर उसे ठीक से लागू किया जाता, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें एकमात्र वास्तविक विकल्प यही है कि पंजाब और बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। और कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी? अप्रैल 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने तो वाइसराय को और भी साफ शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा कि लड़ते रहने और खून बहाने से बेहतर है हम उन्हें उनका पाकिस्तान लेने दें, बशर्ते आप बंगाल और पंजाब को ठीक तरह से विभाजित करने दें। तो मतलब कांग्रेस नेतृत्व भी अब विभाजन को एक कड़वी सच्चाई के तौर पर देखने लगा था। हाँ बिल्कुल, हिंसा और अंतरिम सरकार की नाकामी ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि शायद यही एक रास्ता बचा है, चाहे वो कितना भी दुखद क्यों ना हो। इसी पृष्ठभूमि में फिर लॉर्ड माउंटबैटन भारत आए मार्च 1947 में। उनसे क्या उम्मीदें थी और वो अपने पहले के वाइसरॉय से कैसे अलग साबित हुए? माउंटबैटन कई मायनों में अलग थे। पहली बात, वो वेवल के मुकाबले ज्यादा निर्णायक और तेज तर्रार थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार से अनौपचारिक तौर पर ज्यादा शक्तियां मिली हुई थीं कि वो मौके पर ही फैसले ले सकें। अच्छा, उन्हें फ्री हैंड दिया गया था? काफी हद तक हाँ, और उन्हें इस बात का भी फायदा मिला कि लंदन में बैठी सरकार अब बिल्कुल स्पष्ट थी कि उन्हें भारत जल्द से जल्द छोड़ना है। तो माउंटबैटन का काम सिर्फ ये तय करना था कि सत्ता कैसे सौंपी जाए। उनका शुरुआती मैंडेट था कि अक्टूबर 1947 तक एकता और विभाजन दोनों विकल्पों को टटोला जाए और फिर ब्रिटिश सरकार को सलाह दी जाए। लेकिन उन्होंने पाया क्या? उन्होंने भारत आते ही बहुत जल्दी ये भांप लिया कि हालात की रूपरेखा तो उनके आने से पहले ही लगभग तय हो चुकी है। कैबिनेट मिशन योजना अब किसी काम की नहीं रही, वो डेड हो चुकी है। और मोहम्मद अली जिन्ना एक संप्रभु आज़ाद पाकिस्तान से कम किसी भी चीज़ पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने फिर भी एकता बनाने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने कुछ समय तक कोशिश की। दोनों पक्षों, कांग्रेस और लीग को मनाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ये अब मुमकिन नहीं है। खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। और इसी के बाद आई उनकी मशहूर योजना, जिसे 3 जून योजना या माउंटबैटन प्लान कहते हैं। बिल्कुल, 3 जून 1947 को ये योजना सार्वजनिक की गई। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, स्वतंत्रता के साथ विभाजन का जो फॉर्मूला था वो माउंटबैटन के भारत आने से पहले ही काफी हद तक, जैसा हमने अभी बात की, स्वीकार किया जाने लगा था। तो फिर माउंटबैटन का नयापन क्या था इस योजना में? इस योजना में एक बहुत बड़ा नयापन था जो असल में वीपी मेनन का सुझाव था। वो था डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का तत्काल हस्तांतरण। डोमिनियन स्टेटस? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि भारत और पाकिस्तान शुरू में पूरी तरह आजाद नहीं होंगे, बल्कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर स्वशासित राज्य बनेंगे, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे। उन्हें भविष्य में कॉमनवेल्थ से अलग होने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन शुरुआत में वो डोमिनियन रहेंगे। इससे क्या फायदा था? सबसे बड़ा फायदा ये था कि सत्ता तुरंत सौंपी जा सकती थी। इसके लिए संविधान सभाओं के द्वारा पूरी तरह से नया संविधान बनाने और उस पर सहमत होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। जो मौजूदा राजनीतिक ढांचा था उसी में कुछ बदलाव करके सत्ता ट्रांसफर की जा सकती थी। समझ गई। तो इस 3 जून योजना के मुख्य बिंदु क्या-क्या थे? इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला, पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाएं विभाजन के मुद्दे पर वोट करने के लिए 2 हिस्सों में मिलेंगी। एक हिंदू बहुल सदस्यों का समूह, दूसरा मुस्लिम बहुल सदस्यों का। अगर दोनों में से कोई भी एक समूह साधारण बहुमत से विभाजन के पक्ष में वोट करता है तो उस प्रांत का विभाजन कर दिया जाएगा। यानी विभाजन का फैसला प्रांतीय स्तर पर छोड़ा गया। हाँ, उन 2 प्रांतों के लिए। दूसरा,
अगर विभाजन होता है तो 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, और उनकी अपनी अपनी अलग संविधान सभाएं होंगी। और बाकी प्रांतों का क्या? सिंध की विधानसभा को खुद तय करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में। NWFP यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जहां कांग्रेस की सरकार थी लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया जाना था ताकि वहां की जनता तय कर सके कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, और रियासतों का क्या हुआ? एटली की घोषणा में तो उन्हें आजादी का संकेत था। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। माउंटबेटन योजना में कांग्रेस की इस मांग को मान लिया गया कि रियासतों को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। उन्हें या तो भारत में शामिल होना होगा या पाकिस्तान में। तो बेल्कनाइजेशन का खतरा टल गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसने कांग्रेस को इस योजना को स्वीकार करने में मदद की। इसी तरह बंगाल को एक स्वतंत्र देश बनाने का जो विचार कुछ लोग दे रहे थे, उसे भी खारिज कर दिया गया। और हैदराबाद रियासत, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, उस पर भी माउंटबेटन ने कांग्रेस का साथ दिया और कहा कि यह भौगोलिक रूप से संभव नहीं है। और आजादी की तारीख, वो भी इसी योजना में तय हुई? हाँ, पहले जून 1948 की बात थी, लेकिन अब तय हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण बहुत जल्दी, यानी 15 अगस्त 1947 को ही कर दिया जाएगा। इतनी जल्दी? हाँ, जून 1948 से सीधे अगस्त 1947। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी मुख्य बिंदु ये था कि अगर प्रांतों का विभाजन होता है तो उनकी सीमाएं तय करने के लिए एक सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। तो ये योजना एक तरह का पैकेज डील थी। बिल्कुल, एक तरह का समझौता था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग इस हद तक मान ली गई कि हाँ, पाकिस्तान बनेगा, लेकिन साथ ही एकता पर कांग्रेस के जोर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को जितना संभव हो सके छोटा रखा गया, यानी पंजाब और बंगाल का विभाजन करके। माउंटबेटन का फॉर्मूला यही था कि भारत को विभाजित करो, लेकिन जितनी हो सके उतनी एकता बनाए रखो। लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस वाली बात, कांग्रेस ने इसे कैसे स्वीकार कर लिया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय कर लिया था। डोमिनियन स्टेटस तो उससे पीछे हटना हुआ ना? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और कांग्रेस के भीतर भी इस पर बहस हुई, लेकिन इसे स्वीकार करने के पीछे कई वजनदार कारण थे। क्या कारण थे? और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि डोमिनियन स्टेटस के जरिए सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और सबसे बड़ी बात बहुत तेजी से हो सकता था। देश में हालात बहुत विस्फोटक थे, दंगे फैल रहे थे। कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि स्थिति को संभालने के लिए जल्द से जल्द सत्ता अपने हाथ में लेना ज्यादा जरूरी है। प्राथमिकता बदल गई थी। बिल्कुल। दूसरा, इससे प्रशासन और सेना में, जो ज्यादातर अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी, उसमें एक तरह की निरंतरता बनी रहती। एकदम से सब कुछ बदल जाता तो शायद क्योस हो जाता। डोमिनियन स्टेटस में ब्रिटिश अधिकारी कुछ समय तक मदद कर सकते थे। और क्या ब्रिटेन का भी कोई स्वार्थ था इसमें? वो क्यों चाहते थे कि भारत डोमिनियन बने? हाँ, ब्रिटेन का भी अपना हित था। डोमिनियन स्टेटस के जरिए उन्हें उम्मीद थी कि भारत कम से कम कुछ समय के लिए सही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहेगा। भारत एक बड़ा देश था, उसकी आर्थिक ताकत थी, सामरिक महत्व था, व्यापार और निवेश की संभावनाएं थी, तो ब्रिटेन उसे पूरी तरह अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। अच्छा, और ये जो आज़ादी की तारीख इतनी पहले कर दी गई, जून 1948 से 15 अगस्त 1947, इसका क्या कारण था? माउंटबेटन को इतनी जल्दी क्यों थी? इसके भी 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो ब्रिटेन चाहता था कि कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस के लिए मान जाए, तो जल्दी सत्ता सौंपने का प्रस्ताव देकर वो कांग्रेस की सहमति पक्की करना चाहते थे। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि भारत में सांप्रदायिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। पंजाब और बंगाल में हिंसा बढ़ रही थी। अंग्रेज जितनी जल्दी सत्ता सौंपकर निकल जाते, उतनी ही जल्दी वो इस बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी से बच सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि विभाजन के दौरान होने वाली हिंसा का ठीकरा उनके सिर फूटे। मतलब जिम्मेदारी से बचना भी एक बड़ा फैक्टर था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो ये योजना बन गई, दोनों मुख्य पार्टियों ने इसे चाहे मन से या बेमन से स्वीकार कर लिया। अब इसे अमल में कैसे लाया गया? जमीन पर क्या हुआ? इस योजना को लागू करने में बिल्कुल देरी नहीं की गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जैसा तय हुआ था, पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं ने वोट किया और दोनों जगह विभाजन के पक्ष में फैसला हुआ। तो कौन से हिस्से कहाँ गए? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बने। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब भारतीय संघ के साथ रहे। और जनमत संग्रह, सिलहट और NWFP का? सिलहट में जनमत संग्रह का नतीजा पाकिस्तान के पक्ष में गया, तो वो जिला पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया। NWFP में मामला थोड़ा अलग था।
वहां कांग्रेस की सरकार थी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे। प्रांतीय कांग्रेस ने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। इस वजह से वोटिंग कम हुए, लेकिन जितने वोट पड़े वो पाकिस्तान के पक्ष में थे, तो एनडब्ल्यूएफपी भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और सिंध और बलूचिस्तान? सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और बलूचिस्तान ने भी ऐसा ही किया। तो इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाने के लिए क्या किया गया? इसके लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। यह कानून माउंटबेटन योजना पर ही आधारित था। 5 जुलाई 1947 को इसे संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही मंजूरी मिल गई। इस कानून में क्या मुख्य बातें थी? इसमें साफ तौर पे कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए जाएंगे। हर डोमिनियन का एक गवर्नर जनरल होगा जो क्राउन का प्रतिनिधि होगा। यानी माउंटबेटन जैसा कोई? हाँ, और ये भी कहा गया कि दोनों देशों की जो संविधान सभाएं होंगी वही अंतरिम तौर पर विधायिका यानी संसद का काम करेंगी। जो पुरानी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद थी वो भंग हो जाएंगी। और सरकार कैसे चलनी थी जब तक नया संविधान नहीं बन जाता? कानून में प्रावधान था कि जब तक दोनों डोमिनियन अपना नया संविधान नहीं बना लेते तब तक उनका शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलेगा, लेकिन उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकेंगे। और आजादी की तारीखें? प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र डोमिनियन बना और भारत 15 अगस्त 1947 को। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से अनुरोध किया कि वो ही भारत के गवर्नर जनरल बने रहें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये सब तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया, इस तेज रफ्तार के कुछ बहुत गंभीर नकारात्मक परिणाम भी हुए, खासकर पंजाब में जो भयानक हिंसा हुई। हाँ बिल्कुल, माउंटबेटन के नेतृत्व में जिस तेजी से सब कुछ हुआ, उसने विभाजन से जुड़ी कई जटिल समस्याओं को ठीक से सुलझाने का मौका ही नहीं दिया, और इसका सबसे भयानक नतीजा पंजाब में हुए नरसंहार के रूप में सामने आया। अंग्रेज सरकार और माउंटबेटन इसे रोकने में पूरी तरह से विफल रहे। इसकी क्या वजहें थीं? क्यों नहीं रोक पाए वो इस हिंसा को? कई कारण थे। पहला, विभाजन से पैदा होने वाली समस्याओं जैसे आबादी की अदला बदली, संपत्ति का बंटवारा, सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा, इनसे निपटने के लिए कोई मजबूत संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया था। कोई ट्रांजिशनल पीरियड नहीं था। सब कुछ आनन फानन में हो रहा था। और माउंटबेटन की भूमिका? देखिए, माउंटबेटन ने शुरू में उम्मीद की थी कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के मुश्तरका गवर्नर जनरल बनेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद दोनों देशों के बीच तालमेल बनाने और समस्याओं को सुलझाने में वो एक कड़ी का काम कर सकते थे। लेकिन जिन्ना इस पे राजी नहीं हुए। वो खुद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, तो वो लिंक भी खत्म हो गया। और सीमा आयोग की रिपोर्ट, उसका क्या हुआ? ये एक और बड़ा मुद्दा था। सर सिरिल रैटक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट यानी बाउंड्री अवार्ड 12 अगस्त 1947 तक तैयार कर ली थी, लेकिन माउंटबेटन ने फैसला किया कि इसे 15 अगस्त के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसा क्यों? तर्क ये दिया गया कि अगर इसे पहले सार्वजनिक कर देते तो जो भी गड़बड़ी या हिंसा होती उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे अंग्रेजों पर आ जाती। वो चाहते थे कि 15 अगस्त को सत्ता सौंपने के बाद ये बताया जाए कि कौन सा इलाका किधर गया है, ताकि जिम्मेदारी नए भारतीय और पाकिस्तानी प्रशासन पर आए। लेकिन इस देरी ने अनिश्चितता और अफवाहों को और बढ़ाया, जिससे हालात और बिगड़े। तो मतलब तेजी और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश, दोनों ने मिलकर पंजाब की त्रासदी को और गहरा कर दिया। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। प्रशासन लगभग ठप हो गया था, खासकर पंजाब में, और लाखों लोग हिंसा, विस्थापन और मौत का शिकार हुए। विभाजन की इस कहानी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती थी रियासतों का भारत में विलय। लगभग 565 रियासतें थीं। उनका क्या हुआ? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है और इसका श्रेय मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। देखिए, 1946-47 के दौरान रियासतों की अपनी जनता के बीच भी राजनीतिक अधिकारों और भारत की संविधान सभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहे थे। इसे स्टेट पीपल्स मूवमेंट कहते हैं। नेहरू का क्या रोक था इस पर? नेहरू ने उदयपुर 1945 और ग्वालियर अप्रैल 1947 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि जो रियासतें भारत की संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करेंगी, उन्हें भारत का दुश्मन समझा जाएगा। तो माहौल बन रहा था विलय के लिए? बिल्कुल। जुलाई 1947 में सरदार पटेल ने नए बने रियासती विभाग स्टेट्स डिपार्टमेंट का कार्यभार संभाला।
उनके नेतृत्व में वीपी मेनन की मदद से रियासतों को भारत में शामिल करने का काम 2 चरणों में हुआ। इसमें उन्होंने प्रलोभन जैसे प्रिवी पर्स और जरूरत पड़ने पर जन दबाव या सैन्य कार्रवाई की धमकी दोनों का बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया। पहला चरण क्या था? पहला चरण 15 अगस्त 1947 तक पूरा हुआ। इसमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भारत सरकार के साथ एक विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस विलय पत्र में क्या था? इसमें रियासतों ने 3 मुख्य विषय रक्षा, विदेश मामले और संचार केंद्र सरकार को सौंप दिए। ये वो विषय थे जो पहले भी ब्रिटिश पैरामाउंसी के तहत आते थे, तो राजाओं को लगा कि वो कुछ खास छोड़ नहीं रहे हैं। साथ ही उनकी आंतरिक स्वायत्ता बनी हुई थी, इसलिए ज्यादातर राजा आसानी से मान गए। और दूसरा चरण? वो ज्यादा मुश्किल रहा होगा। हाँ, दूसरा चरण ज्यादा जटिल था और इसमें लगभग 1 साल लगा। इसमें रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन शामिल था। कई छोटी रियासतों को पड़ोसी प्रांतों में मिला दिया गया, कुछ को मिलाकर नए राज्य बनाए गए, जैसे सौराष्ट्र संघ, काठियावाड़, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पैप्सू या हिमाचल प्रदेश। और बड़ी रियासतों का क्या हुआ? कुछ बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद, मैसूर, त्रावणकोर को चीन कुछ समय तक अपनी पुरानी सीमाओं के साथ बनी रहीं, लेकिन उनमें भी आंतरिक संवैधानिक बदलाव किए गए, यानी राजाओं के अधिकार कम करके चुनी हुई सरकारों की व्यवस्था लागू की गई। इसमें राजाओं को मनाने के लिए क्या किया गया? मुख्य प्रलोभन था उदार प्रिवी पर्स, यानी उन्हें सालाना एक निश्चित रकम देने का वादा किया गया। कुछ प्रमुख राजाओं को नए भारत में राज्यपाल या राजप्रमुख जैसे सम्मानजनक पद भी दिए गए। तो ये तो वाकई सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। निश्चित रूप से। आज़ादी के तुरंत बाद इतने कम समय में देश का इस तरह से राजनीतिक एकीकरण करना सरदार पटेल की सबसे महान उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इसने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने की नींव रखी। माउंटबेटन योजना से पहले क्या कोई और योजना भी थी जिस पर विचार किया गया था? मैंने कहीं प्लान बाल्कन का जिक्र सुना है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। मार्च और मई 1947 के बीच जब माउंटबेटन को यह साफ हो गया कि कैबिनेट मिशन योजना नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने एक वैकल्पिक योजना तैयार करवाई थी। इसे ही अनौपचारिक तौर पर प्लान बाल्कन कहा गया। इसमें क्या था? इस योजना में यह सोचा गया था कि सत्ता सीधे ब्रिटिश प्रांतों को सौंप दी जाए, या अगर वो चाहें तो हस्तांतरण से पहले अपना कोई परिसंघ कॉन्फेडरेशन बना लें तो उसे सत्ता दे दी जाए। पंजाब और बंगाल के प्रांतों को यह विकल्प दिया जाता कि वो चाहें तो अपने प्रांत का बंटवारा कर लें। और रियासतों पर से तो ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो ही रही थी, तो वो स्वतंत्र हो जाती। फिर ये जो अलग अलग इकाइयां बनती, प्रांत, रियासतें, प्रांतों के समूह, उन्हें यह विकल्प दिया जाता कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर पूरी तरह स्वतंत्र रहें। अरे, ये तो वाकई देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली योजना थी। बिल्कुल, इसीलिए इसे प्लान बाल्कन कहा गया, क्योंकि बाल्कन प्रायद्वीप में भी ऐसा ही हुआ था। कई छोटे छोटे देश बन गए थे। लेकिन जब माउंटबेटन ने ये योजना नेहरू को दिखाई, तो नेहरू ने इस पर बहुत तीखी, मतलब हिंसक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये भारत के बाल्कनीकरण की योजना है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसे छोड़ दिया गया। हाँ, नेहरू की तीव्र प्रतिक्रिया के बाद माउंटबेटन ने इस योजना को तुरंत छोड़ दिया और फिर 3 जून योजना पर काम तेज कर दिया गया। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर कांग्रेस ने, जिसने हमेशा अखंड भारत की बात की, उसने विभाजन को स्वीकार क्यों किया? क्या ये वाकई अनिवार्य हो गया था? क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत जटिल सवाल है और स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई चीजों का मिला-जुला नतीजा था। पहला और शायद सबसे बुनियादी कारण ये था कि विभाजन को स्वीकार करना एक तरह से कांग्रेस की एक पुरानी दीर्घकालिक विफलता को स्वीकार करना था। कैसी विफलता? मुस्लिम जनता को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने में विफलता। कांग्रेस का काम दोहरा था। एक, भारत के विविध वर्गों, समुदायों, क्षेत्रों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाना, और दूसरा, उस राष्ट्र के लिए आज़ादी हासिल करना। कांग्रेस ने आज़ादी हासिल करने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय चेतना तो जगा दी, अंग्रेजों पर दबाव बना दिया, लेकिन वो राष्ट्र को पूरी तरह जोड़ने, खासकर मुसलमानों को उसमें पूरी तरह एकीकृत करने के काम में उतनी सफल नहीं हो पाई। विभाजन इसी सफलता और विफलता की द्वंद्व को दिखाता है। ये एक गहरा विश्लेषण है। और तात्कालिक कारण क्या थे? तात्कालिक कारण ज्यादा स्पष्ट थे। पहला, जैसा हमने बात की, देश में खासकर बंगाल, बिहार और पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा बेतरफ फैल चुकी थी। लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन के बाद हालात बहुत खराब हो गए थे।
कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि सत्ता का तत्काल हस्तांतरण, चाहे वो विभाजन के साथ ही क्यों न हो, शायद इस हिंसा को रोकने का एकमात्र तरीका है। सरकार, जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों शामिल थे, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। वो लगभग पंगु हो चुकी थी। हर बात पर झगड़ा होता था। इस अनुभव ने भी कई कांग्रेसी नेताओं को यकीन दिला दिया कि लीग के साथ मिलकर सरकार चलाना शायद मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान का बनना अब टाला नहीं जा सकता। और कोई कारण? एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि माउंटबेटन योजना ने भले ही देश का विभाजन किया, लेकिन उसने रियासतों को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं दिया। अगर रियासतें स्वतंत्र हो जाती तो भारत का और भी ज्यादा विखंडन होता, जिसे बाल्कनाइजेशन कहते हैं। तो विभाजन योजना ने कम से कम इस बड़े खतरे को टाल दिया। ये भी कांग्रेस के लिए इसे स्वीकार करने का एक कारण बना। क्या ये कहा जा सकता है कि विभाजन की स्वीकृति एक झटके में नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे हुई? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि विभाजन को स्वीकार करना लीग को एक अलग मुस्लिम राज्य के समर्थन में धीरे धीरे दी गई रियायतों की प्रक्रिया का बस आखिरी कदम था। ये प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो गई थी। कैसे? जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन के दौरान कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया था कि मुस्लिम बहुल प्रांत चाहे तो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। फिर 1944 में गांधी जिन्ना बातचीत के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। और कैबिनेट मिशन के बाद? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बाद कांग्रेस ने इस संभावना को मान लिया था कि मुस्लिम बहुल प्रांत चाहे तो अपनी अलग संविधान सभा बना सकते हैं, और बाद में दिसंबर 1946 तक कांग्रेस ने यह भी मान लिया था, बिना किसी खास आपत्ति के, कि कैबिनेट मिशन का ग्रुपिंग वाला प्रावधान अनिवार्य है। तो पाकिस्तान का जिक्र कब आया कांग्रेस की तरफ से? पाकिस्तान का आधिकारिक तौर पर जिक्र मार्च 1947 में आया, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि अगर देश का विभाजन होता है तो पंजाब का, और जिसका मतलब बंगाल का भी था, विभाजन होना चाहिए। और फिर अंत में 3 जून योजना के साथ कांग्रेस ने विभाजन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन क्या कांग्रेस ने इसे मजबूरी में स्वीकार किया? स्रोत बताते हैं कि हाँ, काफी हद तक। कांग्रेस संविधान सभा की संप्रभुता पर जोर देती रही, लेकिन उसने चुपचाप अनिवार्य ग्रुपिंग को भी स्वीकार कर लिया। और विभाजन को उसने सबसे ज्यादा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो सांप्रदायिक दंगों को रोक पाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। इस स्वीकृति पर अलग-अलग नेताओं और विचारकों के क्या मत थे? क्या सब एक मत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कई अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जैसे खान अब्दुल वली खान का मानना था कि अंग्रेज न तो हिंदुओं के दोस्त थे न मुसलमानों के। उन्होंने पाकिस्तान किसी दोस्ती में नहीं बनाया, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक जरूरतों, खासकर सोवियत संघ के खिलाफ के तहत बनाया। और कोई ब्रिटिश नजरिया? आरजे मूर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन ने जानबूझकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, बल्कि भारत जैसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से जटिल और विभाजित देश में धीरे धीरे चरणों में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया ही अपने आप में विभाजनकारी साबित हुई। नेहरू ने खुद इस बारे में क्या कहा? नेहरू ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, जिसका जिक्र स्रोत में है, कि हम थके हुए आदमी थे और हम बूढ़े भी हो रहे थे। हम में से कुछ ही लोग थे जो फिर से जेल जाने की सोच सकते थे, और अगर हम एक संयुक्त भारत के लिए अड़े रहते जैसा हम चाहते थे, तो जेल ही हमारा इंतजार कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पंजाब में आग जलती देखी और हर दिन हत्याओं के बारे में सुना। विभाजन की योजना ने एक रास्ता दिखाया और हमने उसे अपना लिया। क्या इसमें कुछ इच्छाधारी सोच भी थी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि नेहरू की कुछ ऐसी सोच भी थी कि शायद एक बार अंग्रेज चले जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम मुठभेद अपने आप सुलझ जाएंगे, या विभाजन तो बस अस्थायी है और विभाजन शांतिपूर्ण होगा, जो बाद में गलत साबित हुआ। सरदार पटेल का क्या कहना था? सरदार पटेल का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार में काम करने के 1 साल के अनुभव ने मुझे यकीन दिला दिया था कि जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो हमें बर्बादी की तरफ ले जाता। तब हमारे पास एक पाकिस्तान नहीं, बल्कि कई पाकिस्तान होते। हमारे हर दफ्तर में पाकिस्तान सेल होते। और मौलाना आजाद, जो विभाजन के सख्त खिलाफ थे? मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने विभाजन स्वीकार कर लिया था, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। ये स्वीकृति सिर्फ कांग्रेस के AICC के प्रस्ताव में और मुस्लिम लीग के रजिस्टर पर थी। भारत की आम जनता ने इसे खुले दिल से स्वीकार नहीं किया था। कुछ ने इसे गुस्से और नाराजगी से स्वीकार किया, तो कुछ ने निराशा और हताशा में। और जिन्ना, उनका क्या कहना था? जिन्ना का मशहूर कथन है, जिसका जिक्र है, मैंने अकेले अपने सेक्रेटरी और अपने टाइपराइटर की मदद से
मुसलमानों के लिए पाकिस्तान जीता। एक और बात समझनी जरूरी है, 1940 के दशक का सांप्रदायिकता 1920 या 1930 के दशक से अलग थी। अब ये सिर्फ कुछ मांगों या शिकायतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक मुखर मुस्लिम राष्ट्र बनाने का चौतरफा प्रयास था। शायद कांग्रेस नेतृत्व ने इस नए ज्यादा आक्रामक किस्म के सांप्रदायिकता की ताकत को कम करके आंका था। इस सब में गांधी जी कहाँ थे? उनकी क्या भूमिका थी? वो तो हमेशा एकता की बात करते थे। गांधी जी इस पूरे दौर में बहुत दुखी और एक तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। वो देख रहे थे कि लोग, आम जनता बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक भावनाओं में बह चुके हैं। वो नोआखली और बिहार में दंगे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो घटनाओं को मोड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो क्या उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया था? उन्होंने कहा कि उनके पास विभाजन स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोग या कम से कम नेताओं का एक बड़ा वर्ग यही चाहता है। उन्होंने कहा कि जब लोग ही सांप्रदायिक हो गए हैं तो सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों से ये जरूर कहा कि वो इस फैसले को अपने दिल में स्वीकार ना करें, इसे एक मजबूरी समझें। आजादी कैसे मिली, इस पर क्या कोई और नजरिया भी है? क्या सिर्फ कांग्रेस के आंदोलन या माउंटबेटन योजना से ही आजादी आई? हाँ, स्रोत में एक और दृष्टिकोण का जिक्र है जो प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजुमदार का है। उनका मानना था कि भारत की आजादी किसी एक कारण या एक आंदोलन का सीधा नतीजा नहीं थी। तो फिर कैसे मिली आजादी उनके अनुसार? मजुमदार मानते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सीधे तौर पर आजादी नहीं लाया, क्योंकि वो तो आजादी से करीब 14 साल पहले ही खत्म हो गया था। इसी तरह जो सशस्त्र विद्रोह के प्रयास हुए, जैसे पहले विश्व युद्ध के समय जर्मनी की मदद से या फिर दूसरे विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज INA द्वारा, वो भी सीधे तौर पर सफल नहीं हुए। तो फिर क्या? उनका कहना था कि हिटलर ने यूरोप में और जापान ने एशिया में जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आजादी में भूमिका निभाई, क्योंकि इससे ब्रिटेन कमजोर हुआ। मजुमदार के अनुसार इनमें से किसी भी एक चीज ने अकेले आजादी नहीं दिलाई, बल्कि इन सभी के संचयी प्रभाव, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ने मिलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसमें INA का क्या खास योगदान था? मजुमदार इस पर खास जोर देते हैं। उनका मानना था कि INA की सिपाहियों पर जो दिल्ली में मुकदमे चले और उससे जो बातें सामने आईं और जिस तरह से पूरे भारत में उन सिपाहियों के प्रति सहानुभूति की लहर उठी, उसने अंग्रेजों को यह साफ कर दिया कि अब वो भारत पर राज करने के लिए भारतीय सिपाहियों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। अंग्रेज जो युद्ध से पहले ही थक चुके थे, उनके लिए ये शायद भारत छोड़ने का अंतिम निर्णय लेने में सबसे बड़ा कारक साबित हुआ। ये एक दिलचस्प और अलग नजरिया है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी घटनाओं के पीछे अक्सर कई परतें और कई कारक होते हैं। तो ये थी कहानी भारत की आजादी और विभाजन की। घटनाओं की एक तेज रफ्तार, जटिल फैसले, एटली की समय सीमा, माउंटबेटन की योजना और उनकी तेजी, विभाजन की वो दर्दनाक स्वीकृति, उस जल्दबाजी से उपजी समस्याएं, रियासतों का वो अद्भुत एकीकरण और आखिर में ये सवाल कि क्या विभाजन वाकई अनिवार्य था? बिल्कुल। मुख्य बात ये निकल कर आती है कि भारत की स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से विभाजन के साथ जुड़ी हुई आई। ये कई चीज़ों का नतीजा थी। अलग अलग राजनीतिक मजबूरियां थीं, बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव था, कुछ रणनीतिक निर्णय थे और सबसे बढ़कर ब्रिटिश साम्राज्य का घटता हुआ अधिकार था। और इन सबको क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तियों के फैसलों ने एक निश्चित दिशा दी, एक आखिरी शक्ल दी। स्रोत सामग्री हमें इसी ऐतिहासिक क्षण की बहुआयामी प्रकृति और घटनाओं के इस तरह से सामने आने के पीछे के विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करती है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। 1947 के मध्य तक जिस तरह के गहरे विभाजन और हिंसा का माहौल बन चुका था, उसे देखते हुए क्या वाकई कोई ऐसी योजना हो सकती थी जो एक एकीकृत और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित कर पाती? या फिर उस समय तक विभाजन का कोई ना कोई रूप, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना होता, एक तरह से अनिवार्य हो चुका था? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।